हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। मैं अमन सर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो पिछला सेशन था उसी के क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लग चुका है। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। क्या आपने करा? ठीक है, नहीं करा तो देखिए क्या था। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? मछली नहीं है। ऐसा है ना कि ऐसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके नाम में फिश तो होता है लेकिन वो मछली नहीं होती है। वो मछली नहीं होती है। ठीक है, वो मछली नहीं होती है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके नाम में फिश नहीं होता है लेकिन फिर भी वो मछली होती है। जैसे समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा को आप क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा को आप अश्वमीन बोलते हैं। समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा को आप क्या बोलते हैं? अश्वमीन बोलते हैं। ठीक है, अश्वमीन कहते हैं। ठीक है, अश्वमीन कहते हैं। चलिए, ऐसे ही ऐसे ही ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डेविल फिश है। डेविल फिश, डेविल फिश जिसे आप क्या बोलते हैं? डेविल फिश को आप बोलते हैं क्या? ऑक्टोपस कहते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस। ठीक है, जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस भी मछली नहीं है। ऑक्टोपस भी मछली नहीं है। झींगा की बात करते हैं, झींगा भी मछली नहीं है। झींगा भी मछली नहीं है। ठीक है, डॉल्फिन भी मछली नहीं है। डॉल्फिन जिसे आप मछली समझते होंगे, डॉल्फिन भी मछली नहीं है। मछली कौन है भैया? समुद्री घोड़ा मछली है। समुद्री घोड़ा मछली है। इसी तरीके से गिटार फिश मछली है, पाइप फिश मछली है, साफिश मछली है, लेकिन स्टार फिश मछली नहीं है और मछली नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो आपसे कहा जाए, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि कि सिल्वर फिश मछली है क्या, तो आप बताएंगे नहीं, सिल्वर फिश मछली नहीं है। सिल्वर फिश मछली नहीं है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि क्या क्या जेली फिश मछली है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, जेली फिश भी मछली नहीं है। मतलब ये जो है, जो ब्लैक से लिखी गई है, मछली नहीं है। मछली नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार अक्सर आपसे पूछा जाता है मछली नहीं है। ठीक है, तो कौन मछली नहीं है? तो डेविल फिश, झींगा, डॉल्फिन, सिल्वर फिश, जेली फिश, ये सब क्या है? मछली नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से कौन मछली नहीं है भैया? तो स्टार फिश भी मछली नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बेकार सा क्वेश्चन है। ठीक है, और जब बेकार सा क्वेश्चन है तो आप लगा कर निकलेंगे 206। ठीक है, 206। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने रिब्स युग्म होते हैं? रिब्स, रिब्स का मतलब ये पसली की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है भैया? यह पसली की बात कर रहा है। यानी कितनी पसलियां होती हैं? तो आपको बता दें कि 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। ये युग्म बोल रहा है ना, 12 जोड़ी यानी 12 युग्म होते हैं। ठीक है, पसलियों कि अगर ये संख्या पूछे तो कितनी होती है? 24। ठीक है, लेकिन यहां पर युग्म पूछा है, युग्म पूछा है तो कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। न्यूक्लिक अम्ल का। चलिए देखिए, आपको बता दें कि जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में आपको बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है? बाइल जूस, यानी पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस। और जो पित्त रस होता है, पित्त रस एक करता है क्या? तो पित्त रस यह वसा का पायसीकरण करता है। वसा का क्या करता है भैया? पायसीकरण करता है। वसा का
वसा का पायसीकरण करता है, पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। और जब पायसीकरण होता है तो इसमें क्या होता है कि जो अपाच्य कण होते हैं वो पाच्य योग्य हो जाते हैं और वसा का पाचन हो जाता है। और जब वसा का पाचन हो जाता है तो पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर है किसका पाचन करता है भैया? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वसा का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? एक प्रकार का प्रोटीन है, कौन है भैया? ग्लाइकोजन है क्या? नहीं, ग्लाइकोजन प्रोटीन नहीं है। स्टार्च है क्या? किरेटिन है क्या? कोलेस्ट्रॉल है क्या? तो आप बताएंगे कि कौन सा एक प्रोटीन है। तो ग्लाइकोजन, स्टार्च, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक फैट में आ जाएगा, स्टार्च ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। किरेटिन जो है यह प्रोटीन होती है, किरेटिन प्रोटीन होती है और इसी प्रोटीन से बाल बनते हैं। क्या बनते हैं भैया? बाल बनते हैं, त्वचा बनती है, त्वचा बनती है, नाखून बनते हैं, नाखून, सींग बनते हैं, सींग बनते हैं, ठीक है, खूर बनती है, खूर, इसी के तो बने होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहा जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क्या है भैया? क्या साइट्रिक अम्ल है क्या? ग्लूटेनिक अम्ल है क्या? अमीनो अम्ल है क्या? स्कार्बिक अम्ल है क्या? तो आपको बता दें कि जो विटामिन सी है, विटामिन सी, विटामिन सी को आप स्कार्बिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? स्कार्बिक अम्ल बोलते हैं, स्कार्बिक अम्ल कहते हैं, स्कार्बिक अम्ल कहते हैं। इसी विटामिन की पहले क्या हुई थी? खोज हुई थी। ठीक है, अब इस विटामिन, यह जो विटामिन होती है यह खट्टे फलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भैया? खट्टे फलों में पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जाती है। खट्टे फलों का मतलब जैसे नींबू हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू संतरा, मौसम्बी हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू संतरा मौसम्बी। ठीक है, हरी मिर्च हो गया, हरी मिर्च, मिर्च, आंवला हो गया, आंवला हो गया। ठीक है, कच्चा आम हो गया, कच्चा आम हो गया। इन सब जगहों पर ये पाई जाती है। कौन कौन भैया? विटामिन सी। और विटामिन सी की खोज पहले हुई थी और इसकी कमी से, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है भैया? स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग को, स्कर्वी रोग को नाविक रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है भैया? नाविक रोग कहा जाता है, नाविक रोग कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं भैया? नाविक रोग कहते हैं। और आपको बता दें कि विटामिन सी को फ्रेश फूड भी कहा जाता है, फ्रेश फूड विटामिन कहा जाता है, फ्रेश फूड, फ्रेश फूड विटामिन कहा जाता है, फ्रेश फूड विटामिन कहा जाता है। कुल मिला के इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्कार्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन विटामिन सी के समृद्ध स्रोत है? अभी अभी आपने देखा, क्या देखा भैया? नींबू संतरा, नींबू संतरा, गाजर, मूली। तो गाजर, मूली, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, मूली को छोड़िए, नींबू संतरा। ठीक है, नींबू संतरा यानी 1-3, 1-3 और 1-3 जिसमें होगा वही इस विकल्प का, इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा 1-3, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाती है, प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा विटामिन सी, इसे अभी आपने देखा क्या? स्कार्बिक, इसे आप क्या बोलते हैं भैया? स्कार्बिक, स्कार्बिक अम्ल कहते हैं, अभी आपने देख लिया, बहुत बढ़िया। विटामिन डी को आप क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी जो होती है इस समूह में पाई जाती है, इसलिए विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसे कहा जाता है क्या? टोकोफेरॉल। इसे क्या कहा जाता है? क्या? टोकोफेरॉल कहा जाता है, टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल कहा जाता है। अब ये जो कैल्सीफेरॉल है, क्या? कैल्सीफेरॉल, यही कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय करती है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है भैया सही? देखिए, क्या विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन के से बांझपन होता है, थायमिन से बेरी होता है, नियासिन से पेलाग्रा होता है? चलिए तो देखिएगा, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, विटामिन के से बांझपन नहीं होता है, बांझपन तो विटामिन ई से होता है, विटामिन ई से होता है। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। थायमिन यानी विटामिन बी1 से बेरी रोग होता है। नियासिन, नियासिन से क्या होता है भैया? पेलाग्रा होता है। क्या होता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम बोला जाता है। क्या? 4D सिंड्रोम कहा जाता है, 4D सिंड्रोम। ठीक है, 4D सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आता है? डी का मतलब हो जाएगा, एक का मतलब हो जाएगा डिमेंशिया। एक का मतलब क्या हो जाएगा? डिमेंशिया। एक डी का मतलब हो जाएगा डिमेंशिया। एक डी का मतलब हो जाएगा डायरिया। एक डी का मतलब हो जाएगा डायरिया। एक डी का मतलब हो जाएगा डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा। और एक डी का मतलब हो जाएगा डेथ। एक डी का मतलब क्या हो जाएगा? डेथ। कुल मिला के इस विकल्प का, इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या था? ऑप्शन बी था। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए से ए गाजर में पाया जाता है, विटामिन ई ताड़ के तेल में पाया जाता है, विटामिन डी कॉर्ड या कृताइल में पाया जाता है, विटामिन बी धान की भूसी में पाया जाता है। ठीक है, धान की भूसी में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो विटामिन बी है जल में घुलनशील है, धान की भूसी में ये नहीं पाया जाएगा और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे क्या है? ऑप्शन सही सुमेलित। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन के आपको बता दें, विटामिन बी, ई, डी, ई के। ठीक है, विटामिन बी भी आहार से प्राप्त हो जाएगा, ई भी। डी जो है यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। के भी आप फूड से प्राप्त कर सकते हैं, डी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन को जबरदस्ती सही करवाया जाए तो डी होगा, मतलब डी, विटामिन डी होगा, यानी सी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हाँ आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है। कौन? सैक्रिन क्या कार्बोहाइड्रेट है, एड्रेनलिन हार्मोन है, थायमिन विटामिन है, केराटिन प्रोटीन है? ठीक है, चलिए आपको बता दें कि यह केराटिन बिल्कुल सुमेलित है, थायमिन भी सुमेलित है। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन सुमेलित है। सैक्रिन जो है यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यह एक मीठा पदार्थ है। ठीक है, मीठा करने वाला पदार्थ है। ये क्या है भैया? मीठा करने वाला पदार्थ। इस कलर को ले लेते हैं। मीठा करने वाला पदार्थ है, मीठा करने वाला पदार्थ है। मीठा करने वाला क्या है भैया? पदार्थ है। ठीक है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हार्मोन, मूड, एंजाइम उपापचय, एंटीऑक्सीडेंट पाचन, ऊर्जा वसा। ठीक है, हार्मोन मूड को संवारती है, बिल्कुल बात ठीक है। एंजाइम उपापचय का काम करती है, बिल्कुल बात सही है। एंटीऑक्सीडेंट का संबंध पाचन से नहीं है, पाचन से नहीं। एंटीऑक्सीडेंट करती है क्या? एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है कि जो कोशिकाओं का क्षरण होता है, कोशिकाओं का ऑक्सीकरण जो होता है कम होता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक, मतलब बुढ़ापा देर से आता है। ठीक है, तो
यही सुमिलित नहीं है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा से जो है वसा से मिलवे करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है? कैसिन, लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुमिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चाहे कोई भी दूध हो उसमें प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन पाया ही जाता है। ठीक है, इसी के कारण दूध क्या होता है भैया, दूध का, इसी के कारण दूध क्या होता है, श्वेत होता है। ठीक है, अगर जो दूध पीला होता है तो पीला कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर आपको सूची फर्स्ट दी गई है, देख रहे हैं, जिसमें अम्ल है। सूची सेकंड में स्रोत है। ठीक है, इधर एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल है, और इधर मक्खन, नींबू, सिरका, दूध। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए और सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, चलिए देखिए, क्या एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, यानी ए का क्या हो जाएगा, 3। यहां पर देख रहे हैं कि ए का 3 ए में है, बी में है, न सी में है, तो सी और डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल ये पाया जाता है कहाँ, दूध में, यानी बी का 4, बी का 4, बी का 4, और बी का जो 4 है दोनों में है, ए और बी दोनों में है। लैक्टिक अम्ल हो गया, एस्टिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल ये पाया जाता है कहाँ, मक्खन में, यानी सी का 1, सी का क्या हो जाएगा, 1, सी का 1 किस में है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी साइट्रिक अम्ल यानी डी का 2 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 34-12, 34-12 किस में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है, एक तरफ सूची सेकंड दी गई है। ठीक है, सूची फर्स्ट में आप देख रहे हैं, ठीक है, और उधर सूची सेकंड में आप देख रहे हैं। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करिए और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए भैया, आइए आइए तो कम से कम एक ऑप्शन दे के जाइए। ठीक है, चलिए, अमाशय में उपस्थित अम्ल, तो जो अमाशय में उपस्थित अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी क्या हो जाएगा भैया, यहां पर हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, ए का 2 हम देख रहे हैं कि ए में है और किस में है, सी में है, न बी में है न डी में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हड्डियों में उपस्थित यौगिक, तो कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, यानी बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 किस में दिया गया है, तो बी का 3 ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों में दिया गया है। ठीक है, चलिए, बी का 3। सिरका में उपस्थित कौन होता है, सबको पता है, एस्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, जब सी का 4 हो जाएगा तो सी में है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बाकी दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, यानी डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 23-41 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 23-41। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है। तो जब कठोर व्यायाम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी मांसपेशियों में थकान होगी, और मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के कारण होती है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक ना, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। मानव शरीर में रुधिर का शुद्धिकरण होता है, कहाँ होता है शुद्धिकरण। ठीक है, क्या हृदय में, गुर्दा में, यकृत में, फेफड़ों में। तो आपको बता दें कि मानव शरीर में रुधिर का शुद्धिकरण जो होता है वो होता है कहाँ, गुर्दा में होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बी। देखिए वैसे देखा जाए तो शुद्धिकरण की, देखिए एक शब्द होता है शुद्धिकरण और एक शब्द होता है क्या, फिल्टर, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको बता दें कि निस्यंदन का काम तो गुर्दा में होता है, लेकिन
शुद्धिकरण का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का मिलना, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का मिलना कहाँ होता है, तो फेफड़ों में होता है। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन फेफड़ा ही होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का सब ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। चलिए ओके, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। जब बिक कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर में वसा का संचय होता है, शरीर में प्रोटीन का संचय होता है, रक्त में शर्करा का संचय होता है, रक्त में नत्रजीन अपशिष्ट पदार्थ का संचयन होता है। बिल्कुल भैया, ये जो बिक है यानी जो किडनी है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। उनमें से मुख्य है कौन, बिक, ठीक है। और ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, मतलब नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनके हाँ इनका संचय, अगर जो किडनी काम करना बंद कर देगी तो इनका क्या होने लगेगा, संचय। जिनका मतलब उत्सर्जन हो रहा था उनका संचय होने लगेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है, बताइए। इंसुलिन अग्नाशय में होता है क्या, तिल्ली में, गुर्दे में, यकृत में। आपको बता दें कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन यह अग्नाशय में होता है। कहाँ, अग्नाशय। अग्नाशय से सक्रिय होता है, मतलब सेक्रेट होता है। अग्नाशय के किस, बीटा सेल से। कहाँ से भैया, बीटा सेल से होता है, बीटा सेल से, ठीक है। और ये जो है यह इंसुलिन, इसे आप प्रोटीन भी मानते हैं, इसे आप प्रोटीन भी मानते हैं, आप इसे हार्मोन भी मानते हैं। इसे प्रोटीन भी मानते हैं, आप इसे हार्मोन भी मानते हैं, ठीक ना, हार्मोन भी मानते हैं। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नाशय, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। जीव कोशिका में माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, चलिए बताइएगा। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऊर्जा को मुक्त करना, कोशिका के आकार को बनाए रखना, हार्मोन का संश्लेषण करना। चलिए बताइएगा, जीव कोशिका में माइटोकांड्रिया का कौन सा काम है, बताइए। ठीक है, तो जीव कोशिका में माइटोकांड्रिया का कौन सा काम है, तो जीव कोशिका में माइटोकांड्रिया का काम है भैया प्रोटीन का संश्लेषण नहीं, ऊर्जा मुक्त करना, ऊर्जा मुक्त करना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जीवन का भौतिक आधार क्या है, क्या साइटोप्लाज्म है, क्या एंडोप्लाज्म है, क्या न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्या प्रोटोप्लाज्म है, क्या। तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, तो जीवन का भौतिक आधार ऑप्शन डी यानी प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी 52 का डी हो जाएगा। कुछ रोग उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा भैया, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। कुछ रोग आपको बता दें कि कुछ जीवाणु से होने वाले रोगों को जान जाइए। जैसे एक होता है भैया क्या, कालरा, कालरा, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, ठीक है, कुष्ठ, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जिसे कोढ़ बोलते हैं, लेप्रोसी, कोढ़ बोलते हैं, ठीक है, कोढ़ बोलते हैं। कालरा, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, टिटनेस, टिटनेस होता है, टिटनेस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका डायरिया हो जाएगा, मतलब टीबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, ठीक है। टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड, टाइफाइड, ये सब क्या है भैया, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और जो जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं इनके लिए प्रतिजैविक दी जाती है, प्रतिजैविक दी जाती है, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक दी जाती है। क्या दी जाती है भैया, एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। और आप देख चुके होंगे कि कुष्ठ रोग जो है किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नहीं,
नहीं परी बेटा, कवक नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है, चलो बताओ कौन सा आनुवंशिक रोग है? बेरी, कैंसर, बढ़ांधता, फाइलेरिया। आनुवंशिक रोग का मतलब ये हुआ कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, संचरित हो। जो पीढ़ी, ये तो एक तरह से फफूंदी से बनता है, नहीं बेटा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? आनुवंशिक रोग का मतलब जेनेटिक डिजीज, मतलब ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, संचरित हो। ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं भैया? आनुवंशिक रोग बोलते हैं। और आनुवंशिक रोगों में कौन कौन आ जाता है? तो आपको पता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया आ जाता है। ठीक है, और कौन आ जाता है भैया? बढ़ांधता आ जाता है, बढ़ांधता आ जाता है। कौन आ जाता है? बढ़ांधता, बढ़ांधता जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। बढ़ांधता, रक्त, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, बढ़ांधता में ठीक है लाल हरा नीले की पहचान नहीं होती, इसलिए इसे लाहनी रोग भी कहते हैं। यानी बिल्कुल 54 का सी हो जाएगा, बढ़ांधता, बढ़ांधता। ठीक है, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कह रहा है कि रंग बढ़ांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, और बी कह रहा है कि रतौंधी वृद्ध जनों को होती है, युवाओं को नहीं। ठीक है, क्या यहाँ पर केवल ए व बी, न तो ए न तो सी, कौन सा इसमें विकल्प सही है? चलिए बताएंगे। ठीक है, चलो बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करो। चलिए, ठीक है। हाँ, देखिए, जो रंग बढ़ांधता की बात किया जाए, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, बिल्कुल बात सही है। जो स्त्रियां होती है ना, ये वाहक का काम करती हैं, ज्यादातर स्त्रियां वाहक का काम करती हैं, लेकिन पुरुष जो होते हैं ग्रसित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रतौंधी जो है वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। क्यों नहीं? बहुत सारे युवाओं को रतौंधी होती है, क्यों नहीं होती है भाई? तो ये बात क्या है? गलत है। यानी केवल ए सही है। जब केवल ए सही है तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? आनुवंशिक रोग नहीं है, चलिए बताइएगा। क्या रंजकहीनता है, रतौंधी है, हीमोफीलिया है, बढ़ांधता है? रंजकहीनता, रंजकहीनता, बताइए इसमें से कौन सा है जो आनुवंशिक रोग नहीं है? बताइएगा फटाफट से, चलिए बताइएगा। आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, बताइए। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा। ठीक है, बढ़ंता, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया आप जान ही रहे हैं। ठीक है, और रंजकहीनता, रंजकहीनता इसे एल्बिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म कहते हैं। और एल्बिनिज्म में क्या होता है कि आंखों में, बालों में, ठीक है, त्वचा में कलर की क्या हो जाती है? कलर की यानी रंजक की, पिगमेंट की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये भी क्या होता है? जन्मजात रोग है। यह भी है, यह भी है। कौन नहीं है? तो रतौंधी नहीं है। अब यह होता किससे है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए
यानी रेटिनाल की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है भैया? रेटिनाल की कमी से होता है। और आपको बता दें कि जो रेटिनाल है इसका नाम रेटिनाल इसीलिए पड़ा क्योंकि यह रेटिना में उपस्थित रेटिना तो जानते हैं ना, रेटिना जानते हैं ना। ये रेटिना होता है क्या? रेटिना होता है भैया, इसी पर वस्तुओं का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर ही। और इसमें दो तरीके की कोशिका होती है। एक कोशिका को आपको बोलते हैं क्या? कोन। और एक कोशिका को आप बोलते हैं क्या? रॉड। रॉड जो होती है रात में काम करती है, कोन जो होती है दिन में काम करती है। जिसमें कोन होगा वह सिर्फ दिन में देखेगा, जिसमें रॉड होगी वो सिर्फ रात में देखेगा। जिसमें कोन और रॉड होगा वो दोनों में देखेगा। और जब विटामिन ए की कमी होगी तो रॉड कोशिका क्या आ जाएगी? सुषुप्त अवस्था में आ जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देगा। और जब रात में नहीं दिखाई देगा तो इसी को आप क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं भैया? रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी यानी निक्टोलोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसे निक्टोलोपिया बोलते हैं। ठीक ना। और कुल मिला के इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा। ऑप्शन बी 56 का भी आप लोगों ने पहले ही ऑप्शन दिया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः कारण से हो सकती है। किससे भैया? रक्ताल्पता से, गाइटर से, ठीक है, टाइफाइड। मतलब मानव शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा भैया? इसमें बताइए, क्या आपको एनीमिया हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, या फिर कॉलरा हो जाएगा? ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा भैया? घेंघा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंघा हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, 57 का बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया परी जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? प्रतिजैविक का मतलब होता है भैया क्या? एंटीबायोटिक। ठीक है, और एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, एंटीबायोटिक दवाएं कहां पर काम में लाई जाती हैं? तो ऐसे रोग जो जीवाणु से होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोगों में एंटीबायोटिक दवाएं क्या की जाती है? काम में लाई जाती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है। ठीक है, तो क्षय रोग, जिसे आप क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। टीबी जीवाणु से होता है। खसरा, मिसल्स, खसरा, यह विषाणु से होता है। किससे होता है भैया? यह विषाणु से होता है। टिटनेस, यह जीवाणु से होता है। किससे होता है भैया? यह जीवाणु से होता है। हैजा, यह भी जीवाणु से होता है। लेकिन जो जीवाणु से नहीं होता है वो कौन है? खसरा। और जीवाणु से जो नहीं होता है उसमें आप एंटीबायोटिक का यूज नहीं करेंगे। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। 58 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, ऊर्जा संरक्षण की क्रिया है, ऊर्जा उपभोग की क्रिया है, ऊर्जा संचारण की क्रिया है, ऊर्जा मुक्ति की क्रिया है? चलिए बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण है क्या? प्रकाश संश्लेषण क्या है? बताएंगे आप इस क्वेश्चन का जवाब? हाँ, मेरा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ट्राई करते रहिए, कोई दिक्कत ना है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। तो एक बात तो आपको अच्छे से पता होगी ना कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें सूर्य का प्रकाश किया जाता है। क्या किया जाता है? लिया जाता है। और सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा को, जो पौधे होते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं भैया? कन्वर्ट करते हैं। और जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऊर्जा का क्या हो रहा है? उपभोग हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? उपभोग हो रहा है। और जब उपभोग हो रहा है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें ऊर्जा का उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है। गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है। सभी पौधे नाइट्रोजन का
उपग्रहण उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? ठीक है, तो आपको बता दें कि पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, आलू का खाद्य योग्य भाग स्तंभ कंद होता है। ये भी बात क्या है? ये भी बात क्या है? सही है। ठीक है, गन्ने के पौधे में शर्करा का जो संचयन होता है तने में होता है। बिल्कुल, तने में ही तो होता है ना। ठीक है, सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से न करके नाइट्रेट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में होते हैं। और इस तरीके से ये सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप देखिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? सनई से, सरसों से, जूट से, अलसी से। यानी कौन ऐसी फसल है जिससे रेशा तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ तेल भी प्राप्त किया जाता है। तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो आपको बता दें सनई से सिर्फ रेशा प्राप्त करते हैं। सनई से सिर्फ रेशा प्राप्त करते हैं। सरसों से तेल प्राप्त करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। जूट से रेशा प्राप्त करते हैं, रेशा प्राप्त करते हैं, रेशा प्राप्त करते हैं। अलसी जिसे आप तिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? तिल। इससे आप रेशा भी प्राप्त करते हैं। इसे आप रेशा तो प्राप्त करते ही करते हैं, रेशा के साथ साथ आप तेल भी प्राप्त करते हैं। और जब तेल प्राप्त करते हैं, रेशा प्राप्त करते हैं, तो यह क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होता है? धान में, गेहूं में, मूंग में, सोयाबीन में। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि नील हरित शैवाल, जिसे आप क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसका प्रयोग आप जैविक उर्वरक के रूप में करते हैं। तो इसका उपयोग आप धान के खेत में करते हैं। कहाँ करते हैं? धान के खेत में। और जब धान के खेत में करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 62 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पुष्प निम्नलिखित में से किससे रूपांतरित होकर बनता है? पत्ती से, जड़ से, बीज से, प्ररोह से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो जड़ से तो होता नहीं होगा, बीज से कैसे बनेगा पुष्प? नहीं, पत्ती से नहीं बन पाएगा। प्ररोह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी 63 का डी जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव, उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव। ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव, बीच में हाइफन रहेगा, उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव हैं। प्रकाश संश्लेषण जीव केवल प्रकाश में ही शोषण करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन का अस्थिर रूप है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि एनामॉक्स नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण है। ठीक है, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसका सही सुमेलित कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन युक्त प्रकाश पोषी जीव, उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव। यही क्या है? सही सुमेलित है। यानी 64 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 64 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कीटभक्षी पौधे जिन मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। किसकी अल्पता होती है? तो कीटभक्षी पौधे, इनको आप कीटहारी पौधे या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये पौधे वहीं पर उगते हैं जहां की मृदा में किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है भैया? नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों का भक्षण करते हैं। यह कीटों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। और जब कीटों का भक्षण करते हैं तो इसलिए क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी नाइट्रोजन ही इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कीटभक्षी पौधों की बात करें तो बहुत सारे कीटभक्षी पौधे हैं। जैसे आपका कलश पादप हो जाएगा, कलश पादप,
और जो कलश पादप है ना, इसको आप बोलते हैं क्या, कलश पादप। इसे आप पिचर प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं, पिचर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, पिचर, इसे पिचर प्लांट। नेफेंथिस भी कहा जाता है, नेफेंथिस कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ड्रोसेरा हो गया, सनड्यू हो गया, सनड्यू हो गया। ठीक है, सनड्यू हो गया। ये सब क्या है भैया, यह कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, आइए चलिए, तो बस यही रहा आज के सेशन में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए, तो बस